तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। तो आज की जो स्टोरी है वह एक खंडहर लाइब्रेरी की है, जहां पर यह तीनों कॉलेज में पढ़ने वाले दोस्त उसके अंदर जाने की शर्त लगाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि वह शर्त उनको कितनी ज्यादा महंगी पड़ सकती है। तो उनमें से एक दोस्त ने आज हमारे साथ ही अपनी पूरी स्टोरी शेयर की है, जो वाकई में बहुत ही ज्यादा खौफनाक और डरावनी है। और जब उस बंदे ने मेरे को अपनी आप बीती बताई तो मैं भी हैरान हो गया कि आज तक यह बंदा आखिर जीवित कैसे बच पाया है। तो जो भी साथी पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं वह स्टोरी को अंत तक जरूर सुने, और अगर हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। रात के घने अंधेरे में तीन दोस्त अजय, सुमित और लकी सुनसान लाइब्रेरी के बाहर खड़े थे। लाइब्रेरी की हालत किसी भूतिया लाइब्रेरी से कम नहीं थी। वैसे उस लाइब्रेरी को भूतिया ही कहा जाता था। तीनों ही अपने चेहरे पर डर जाहिर नहीं कर रहे थे, लेकिन तीनों ही मन घबराए हुए थे। लकी अजय से कहता है, अजय यहाँ कितनी देर तक खड़ा रहेगा? जा उस लाइब्रेरी के अंदर जा, तुझे तेरी शर्त पूरी करनी है। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तुझे कल सुबह ही 5,000 रुपये दे दूंगा। अजय शांत खड़ा उस पुरानी वीरान पड़ी लाइब्रेरी को देख रहा था। उसे जैसे लकी की आवाज आई ही नहीं, तभी सुमित ने अजय के कंधे को पकड़कर हिलाया और कहा, कहाँ खो गया? लगता है तुझे डर लग रहा है, रहने दे, ये तेरे बस की नहीं। अजय ने हिम्मत बांधते हुए कहा, ओ हेलो, मैं किसी से नहीं डरता। यह भूत वूत की बातें सब पुरानी है। लो, मैं अभी जाता हूं और तुम लोगों को सुबह कॉलेज में ही मिलूंगा। अजय हिम्मत करते हुए लाइब्रेरी के गेट पर पहुंचता है, जिसका आधा दरवाजा टूटा हुआ था और उसके अंदर झुककर जाया जा सकता था। अजय भी झुककर अंदर जाता है। उसके हाथ में टॉर्च थी। वह टॉर्च की रोशनी को इधर उधर करता है। तब उसे काई जमी दीवारें, धूल से ढकी टूटी खिड़कियां और ऊपर छत से लटकता हुआ जंग खाया झूमर दिखता है। जैसे ही अजय कुछ कदम आगे बढ़ता है तो भीतर की हवा भारी और सीलन भरी महसूस होती है। किताबों की अलमारियां दीवारों से चिपकी खड़ी थीं, लेकिन उन पर रखी किताबें नमी से फटी और काली पड़ चुकी थीं। कुछ किताबें अपने आप फड़फड़ा रही थीं, जैसे हवा उन्हें छू रही हो, जबकि खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं। चारों ओर बिखरे पुराने लकड़ी के टेबल और कुर्सियां खुद ही हिलने डुलने लगती हैं, मानो कोई अदृश्य पाठक वहां बैठा हो। अजय टॉर्च लेकर इधर उधर घूम रहा था। अजय की नजर दीवार पर टंगी एक घड़ी पर जाती है, जो अभी भी चल रही थी। अजय अपने हाथ की घड़ी में समय देखता है तो पाता है कि दीवार पर लगी घड़ी में भी वही समय हो रहा है। अजय को काफी अजीब लगता है, क्योंकि लाइब्रेरी की हालत देखकर लग नहीं रहा था कि यहाँ पर अभी भी वस्तुएं जीवित होंगी। यह काफी सालों पुरानी लाइब्रेरी थी। वो न केवल सालों पुरानी लाइब्रेरी बल्कि भूतिया लाइब्रेरी के नाम से भी जानी जाती थी। वैसे तो वह लाइब्रेरी ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन काफी सालों से बंद पड़ी थी। जिस रास्ते पर वह लाइब्रेरी थी उस रास्ते पर लोगों की आवाजाही भी कम थी। मुंबई के एक कॉलेज के पीछे बने उस सुनसान रास्ते पर अक्सर कम ही लोग गुजरा करते थे, लेकिन रात बेरात अगर कोई वहां से गुजरता तो उसे उस लाइब्रेरी से अजीब अजीब आवाजें आती थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा है या शायद कोई किताब पढ़ रहा है। कभी कभी ऐसी आवाज आती थी जैसे कोई कलम चला रहा है। अजय, सुमित और लकी एक ही कॉलेज के पढ़ने वाले थे, और वे लोग उसी कॉलेज में पढ़ते थे जो लाइब्रेरी के आगे वाले रास्ते पर बनी हुई थी। जब उन लोगों को उस लाइब्रेरी के बारे में पता चलता है तो एक दिन वे लोग मौज मस्ती के चलते उस लाइब्रेरी में जाने का फैसला करते हैं। वे लोग नहीं, केवल अजय। दरअसल अजय का मानना था कि उस लाइब्रेरी को बदनाम किया जा रहा है। वहां भूतिया घटना जैसी कोई घटना हुई ही नहीं है, क्योंकि वह बहुत पुरानी और सालों से बंद है, इसीलिए उसे भूतिया करार दे दिया गया है। वहीं दूसरी ओर सुमित और लकी को ऐसा लगता था कि अजय ज्यादा ही बहादुर बनता है, इसीलिए वे लोग उसकी बहादुरी चेक करने के लिए और उसे डराने के लिए लाइब्रेरी में भेजते हैं। इतना ही नहीं, वे लोग उससे शर्त लगाते हैं कि अगर वह उस लाइब्रेरी में जाकर रात गुजारें और वहां से कोई भी एक किताब उठाकर ले आए तो हम समझ जाएंगे कि सच में भूत वूत कुछ नहीं होता, बल्कि उसे 5,000 रुपये भी देंगे। सुमित और लकी ने यह फैसला किया था कि वे दोनों 2,500 रुपये डालकर अजय को देंगे। अजय, जो सच में बहादुर भी था, इसलिए वह इस शर्त के लिए मान जाता है। अजय के अंदर जाते ही सुमित और लकी कुछ देर तक सड़क के दूसरी ओर खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी डर लग रहा था कि इस वीरान पड़ी लाइब्रेरी में कहीं सच में कोई भूत ना हो। लगभग 15 मिनट बाद लकी कहता है, चल सुमित, अब हमें चलना चाहिए। लेकिन सुमित कहता है, यार, इस तरह से अपने दोस्त को अकेला छोड़कर जाना सही नहीं है। लकी कहता है, तू शर्त भूल गया क्या? हम उसे ऐसे ही 2,500 रुपये नहीं दे सकते, हमें शर्त पूरी करनी ही होगी। सुमित कहता है, लेकिन यार, अगर सच में वहां भूत हुआ और हमारे दोस्त को कुछ हो गया तो फिर? लकी कहता है, अरे 15 मिनट हो चुके हैं, अगर अजय को कुछ होना होता या उसे डर लगता तो अब तक वह वापस आ जाता। सुमित कहता है, लेकिन यार, फिर भी मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मैं यहीं इसी पेड़ के नीचे उसका वेट करूंगा। वहां कई पेड़ थे, इसलिए सुमित एक पेड़ के तने से चिपक कर बैठ जाता है। सुमित को देख लकी भी रुक जाता है। उन दोनों को नींद आ जाती है और वे पेड़ से टेक लगाकर सो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अजय उस लाइब्रेरी में एक सुरक्षित स्थान देख रहा था,
जहां पर चैन सुकून से बैठ सके और अगर नींद आए तो सो सके। कुर्सी, मेज पर धूल की मोटी मोटी चादर चढ़ी हुई थी। अजय ने उन्हें साफ करने की कोशिश की लेकिन साफ ना कर सका और साफ जगह की खोज में इधर उधर टहलने लगा। तभी उसकी नजर एक मोटी जिल्द वाली किताब पर गई जो शायद चमड़े की थी। वह किताब अजय का ध्यान अपनी ओर इसीलिए भी आकर्षित करती है क्योंकि वह अन्य किताबों के मुकाबले थोड़ी साफ और नई सी थी। अजय हल्के से कहता है, यह किताब तो दूसरी किताबों से काफी नई और अलग लग रही है। अजय उस किताब को देखकर काफी उत्सुक हो जाता है और एक कुर्सी को खिसकाकर उस धूल भरी कुर्सी पर ही बैठ जाता है। वह किताब को खोलता है तो उसमें अजीबो गरीब चित्र नजर आते हैं जैसे किसी दानव के हों। वह पन्ने पलटता है तो उसमें अपना नाम पाता है जो कि बड़े और हिंदी के मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था। अपना नाम देखकर अजय हैरान रह जाता है। उसकी उंगली वहीं रुक जाती है। वह वहां लिखी लाइनों को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था, मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। आज से इस किताब का नया अध्याय शुरू हो चुका है। उम्मीद करता हूं यह अध्याय जल्द ही समाप्त भी होगा। ये पढ़ने के बाद अजय जब नीचे देखता है तो वहां उसके चेहरे की तस्वीर छपी हुई थी। अजय उस चित्र को देखकर बुरी तरह घबरा जाता है और किताब को हाथ से फेंक देता है। वह खुद भी खड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि यह जगह सच में भूतिया है, इसलिए वह लाइब्रेरी से बाहर भागने के लिए जैसे ही 2 से 4 कदम बढ़ाता है वैसे ही पाता है कि लाइब्रेरी की सारी कुर्सियां उसकी तरफ ही आ रही हैं। यह देखकर अजय एकदम रुक जाता है और देखते ही देखते वो सारी कुर्सियां अजय से टकरा जाती है। अजय अपने आप को बचाने की लाख कोशिश करता है और खुद को एक शेल्फ से चिपका लेता है। इस बीच अजय को कुछ चोटें तो लगती है लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं लगी थी कि वह उन्हें सह नहीं पाता। अजय इतना घबरा गया था कि उसने अपने मुंह को अपने हाथों से छुपा लिया था और खुद भी थोड़ा झुक गया था। जैसे ही सब कुछ शांत होता है वह जोर जोर से सांसें लेने लगता है और एक बार फिर दरवाजे की तरफ जाने के लिए भागता है, लेकिन इस बार शेल्फ के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और उसमें रखी सारी किताबें अपने आप हवा में उड़ती हुई अजय के शरीर पर आकर लगने लगती है। इस बार अजय अपने आप को संभाल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। वह इस तरह गिरा था कि जमीन पर सीधे लेट गया था। उसकी नजर लाइब्रेरी की छत पर थी। वहां उसे अजीब अजीब चेहरे नजर आते हैं, किसी के जले हुए चेहरे, किसी के कटे हुए चेहरे, बहुत डरावने डरावने, किसी की आंखें, किसी के दांत बाहर निकले हुए थे। वह उन चेहरे को देखकर इतना डर गया था कि चिल्लाने वाला था, लेकिन जैसे ही वह चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोलता है उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। वह अपने हाथों से अपने गले को दबाने लगता है ताकि आवाज बाहर निकल सके, लेकिन उसके ऊपर गिरती हुई किताबें उसे ऐसा करने से रोकने लगती हैं। फिर अजय अपनी आंखें बंद कर लेता है और सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। जैसे ही सुबह होती है लकी की आंख खुलती है। वह सुमित को भी उठाता है। वे दोनों जैसे ही सड़क के किनारे आते हैं तो उनकी नजर लाइब्रेरी पर जाती है। वे देखते हैं कि लाइब्रेरी के बाहर दीवार से टेक लगाए अजय भी लेटा हुआ है और उसके पास एक किताब पड़ी है। लकी कहता है, सुमित वह देख। अजय बाहर आ गया, लेकिन यह बाहर क्यों सो रहा है? शर्त तो अंदर रुकने की लगी थी। सुमित कहता है, अरे यार, तुझे भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए। बाहर है या अंदर, वो किताब तो ले आया। वे दोनों जल्दी से अजय के पास जाते हैं, उसे उठाते हैं। अजय घबराकर उठता है। उसे डरता हुआ देख लकी और सुमित हंसते हुए कहते हैं, रिलैक्स, हम हैं, तू घबरा मत। अजय अपने आप को संभालते हुए खड़ा होता है और हैरानी से इधर उधर देखने लगता है। वह कहता है, मैं यहां। तभी लकी जमीन से किताब को उठाते हुए कहता है, तो भाई साहब ने किताब भी उठा ही ली। चल, तू शर्त जीत तो गया, लेकिन आधी शर्त, तू आधी रात को लाइब्रेरी से बाहर आ गया था ना। अजय हैरानी से इधर उधर देखने लगता है और सोचने लगता है कि वह लाइब्रेरी से बाहर कब आया। वो याद करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसे याद आता है, लेकिन वो बता नहीं पाता क्योंकि सुमित और लकी अपनी ही बकबक में मस्त थे। वे लोग वापस अपने अपने घर जाने लगते हैं। घर पहुंचते ही तीनों के माँ बाप से उनकी काफी डांट पड़ती है क्योंकि तीनों ही रात भर गायब थे। अजय तो किसी अलग ही दुनिया में गुम था। उसे अपने माँ बाप की डांट का असर ही नहीं हुआ था। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वहीं दूसरी ओर लकी ने उस किताब को उठाया था और वह किताब अपने घर लेकर आ गया था। उसने उस किताब को अपनी स्टडी टेबल पर रख दिया था। कुछ देर में कॉलेज का टाइम हो गया था और वे सभी लोग कॉलेज में पहुंच गए थे। कॉलेज में जब क्लासेस चल रही थी तब सुमित और अजय एक साथ एक सीट पर बैठे थे। लकी उनके पीछे बैठा था। सामने टीचर लेक्चर दे रहे थे, लेकिन अजय क्लास में ध्यान नहीं दे रहा था। उसने अपनी नोटबुक खोली और पेन से अजीबोगरीब शैतानी चेहरे बनाने लगा। सुमित का ध्यान जब अजय पर गया तो उसे भी काफी हैरानी हुई कि अजय तो क्लास में ध्यान देता है, लेकिन आज इसे क्या हो गया। लेकिन जैसे ही सुमित की नजर नोटबुक पर गई उसे हैरानी हुई क्योंकि उसमें अजीबोगरीब सिंकों वाले शैतानी चित्र थे। सुमित ने अजय का हाथ पकड़कर उससे इशारे में पूछा कि क्या कर रहा है, लेकिन अजय अपनी ड्राइंग बनाने में मस्त था। सुमित को अजय बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था, लेकिन वह टीचर के सामने अजय से क्या ही कहता, जबकि अजय को पूरी क्लास में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह क्लास में अकेला है। शैतानी चित्र बनाने के बाद अजय अपनी सीट से उठा।
टीचर को लगा शायद अजय को कुछ पूछना होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अजय एक सीट में देख रहा था। वह चुपचाप क्लास से बाहर जाने लगा। टीचर ने अजय को आवाज लगाई, अजय कहां जा रहे हो? अजय। लेकिन अजय को जैसे टीचर की आवाज ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे सच में वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह चुपचाप क्लास से बाहर चला गया। सभी लोग हैरानी से अजय को देखने लगे। तभी सुमित पीछे पलटकर लकी से बोला, यार अजय को क्या हो गया? ये देख, उसकी नोटबुक पर कैसे अजीबोगरीब चित्र बने हुए हैं, और यह चित्र उसने अभी बनाए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अजय अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहा है। लकी उन चित्रों को देखने लगा। उसे भी काफी हैरानी हुई। तभी टीचर ने कहा, जाओ, अजय कहां गया है, उसे बुलाकर लाओ। वह इस तरह से क्लास से उठकर कैसे जा सकता है? यह सुनते ही सुमित और लकी दोनों एक साथ क्लास से बाहर भागे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कॉरिडोर में देखा तो अजय उनकी नजर से गायब हो चुका था। उन्होंने अजय को आवाज भी लगाई, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अजय कहां गया। सुमित और लकी दोनों अलग अलग दिशा में अजय को ढूंढने के लिए निकल गए। लकी बायो लैब के सामने से गुजरा, तब उसे अजीब सी आवाज आई, जैसे अंदर कोई कुछ ठोक रहा हो। उसकी नजर बायो लैब के दरवाजे पर गई तो दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। लकी जानता था कि इस समय बायो लैब में कोई नहीं जाता। ऐसे में दरवाजा खुला होने पर उसे शक होता है कि शायद अजय अंदर गया है। इसलिए वह भी जब अंदर जाता है तो देखता है कि एक मेज के ऊपर चीर फाड़ करने के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे थे और उसके सामने ही अजय खड़ा था। अजय एक लंबी नोक वाला चाकू उठाता है और अपना हाथ काटने लगता है। यह देखकर लकी तेजी से भागता हुआ अजय के हाथ से वह चाकू छीनकर फेंक देता है। ऐसा करते ही जैसे अजय होश में आता है और घबराकर पीछे हटता है। वह हैरानी से बायो लैब को देखने लगता है। लकी अजय के थप्पड़ मारता है और कहता है, क्या कर रहा था? तू पागल हो गया है क्या? हाथ क्यों कट रहा था? अजय अपने हाथ को देखता है और कहता है, मैं अपने हाथ को काट रहा था। लकी कहता है, और नहीं तो क्या, कोई भूत काट रहा था। तेरे हाथ में वो चाकू था। तू यहां क्यों आया? अजय को कुछ भी याद नहीं आता कि वो लैब कैसे आया और कब आया। अजय कहता है, यार मुझे नहीं पता मैं यहां कैसे आया। मुझे बस इतना याद है कि मैं क्लासरूम में बैठा था और टीचर क्लास में आए थे। उसके बाद कब क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लकी कहता है, यह तू कैसी बातें कर रहा है? फिर अजय रात की लाइब्रेरी में हुई घटना को बताता है, जिसे सुनकर लकी भी घबरा जाता है। लेकिन स्थिति को देखते हुए लकी अजय को ढांढस बंधाता है और कहता है, यह सब दिमाग का वहम है, क्योंकि वह पुरानी लाइब्रेरी है, बस इसीलिए तू डर गया है। ऐसा कुछ नहीं है, चल क्लास में चल, सर बुला रहे हैं। वे लोग क्लास में चले जाते हैं। कुछ ही देर में सुमित भी आ जाता है। सर अजय को काफी डांटते हैं और अजय भी चुपचाप सर की डांट सुनता है। कुछ देर बाद क्लास खत्म होती है। तब सुमित और लकी दोनों ही अजय से पूछते हैं कि आखिर उसने नोटबुक पर यह सब क्यों बनाया है। तो अजय कहता है, क्या यह मैंने बनाया है? नहीं, मुझे याद नहीं है मैंने कब बनाया, और मुझे तो ड्राइंग आती भी नहीं है। सुमित कहता है, हाँ वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तुझे तो ड्राइंग आती भी नहीं है, तो तूने इतना सटीक और साफ चित्र कैसे बना लिया, और वो भी एक शैतान का। तब लकी सुमित को रात वाली घटना के बारे में बताता है। अजय बेचारा गुमसुम बैठा था। सुमित और लकी दोनों के समझ में नहीं आता कि क्या सच में वह लाइब्रेरी भूतिया थी। उसके बाद लकी और सुमित की एक क्लास थी और अजय की एक अन्य क्लास थी, इसलिए वे लोग अलग अलग क्लास में चले जाते हैं। उसके बाद जैसे ही कॉलेज खत्म होता है तो सुमित और लकी कॉलेज के गेट पर जाकर अजय का इंतजार करने लगते हैं। अधिकतर सभी लोग कॉलेज के बाहर निकल रहे थे, लेकिन अजय बाहर नहीं आया था, क्योंकि उसकी क्लास पहले खत्म हो जाती थी। लकी सुमित से कहता है, यार सुमित, यह अजय अभी तक क्यों नहीं आया? इसकी क्लास तो हमसे पहले खत्म हो जाती थी। सुमित कहता है, हाँ यार चल, उसकी क्लास में चलकर देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वह फिर से अपने ख्यालों में गुम हो गया। सुमित और लकी दोनों अजय की क्लास की तरफ जाते हैं। क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं था, लेकिन जैसे ही वे क्लास से बाहर आते हैं तो उन्हें सामने वाली बिल्डिंग पर, जो कि कॉलेज की ही थी, उसके टेरेस पर अजय खड़ा दिखाई देता है। अजय बिल्कुल छज्जे पर खड़ा था और उसका मुंह दूसरी तरफ था। सुमित हैरानी से चिल्लाता है, अजय। लकी भी उस तरफ देखता है। वे दोनों चिल्लाते हुए सामने वाली बिल्डिंग की तरफ भागते हैं। उनके चिल्लाने से आसपास के कुछ अन्य स्टूडेंट भी अजय को देखकर घबरा जाते हैं और सभी लोग उस बिल्डिंग की तरफ भागते हैं। लेकिन जब तक वह टेरेस पर पहुंच पाते तब तक अजय कॉलेज के 5वें माले से नीचे कूद जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसके कूदने पर नीचे खड़े स्टूडेंट जोर से चिल्लाते हैं और उनके चिल्लाने की आवाज से सुमित और लकी जैसे स्टैचू हो जाते हैं। एक पल के लिए समय रुक जाता है, उनके दिल की धड़कन भी रुक जाती है। वे लोग जिस माले पर थे उसी माले से नीचे झांकते हैं तो उन्हें अजय की लाश दिखाई देती है। सुमित और लकी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उनके दोस्त के साथ सच में ऐसा हुआ है। वे लोग कंपकपाते कदमों से नीचे भागते हैं। सुमित और लकी का रो रो कर बुरा हाल था। सभी ने देखा था कि अजय ने आत्महत्या की है। कुछ देर में वहां पुलिस आ जाती है और अजय की डेड बॉडी को उठाकर ले जाती है। पुलिस अपनी जांच कर रही थी। वहीं दूसरी ओर घर वालों का बुरा हाल था।
इसी कॉलेज में अजय की जूनियर थी जिसका नाम निशा था। उसे भी अजय की मौत के बारे में पता चलता है। वह अजय के घर के पास ही रहती थी और अजय को पसंद भी करती थी। जिस समय अजय का अंतिम संस्कार हो रहा था वहां कॉलेज के काफी स्टूडेंट भी आए हुए थे। उनमें निशा भी शामिल थी। सुमित और लकी लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहे थे और उनकी बातें निशा ने सुन ली थी। जब अंतिम संस्कार निपट गया तब निशा ने लकी और सुमित से उस लाइब्रेरी के बारे में पूछा। वह बोली, तुम लोग अंदर लाइब्रेरी के बारे में क्या बात कर रहे थे और अजय की मौत का लाइब्रेरी से क्या कनेक्शन है? पहले तो सुमित और लकी इस बात को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन निशा काफी तेज लड़की थी इसलिए वह दोनों से उगलवा लेती है। लेकिन निशा को यह बात हजम नहीं होती कि किसी भूत की वजह से अजय ने आत्महत्या की है। फिलहाल बात आई गई हो जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। दोस्त की मौत के गम में लकी और सुमित भी पढ़ाई से थोड़ा दूर हो गए थे। वे लोग अधिकतर समय एक दूसरे के साथ ही बिताने लगे थे। इसी बीच एक दिन लकी जब अपनी स्टडी टेबल पर बैठा पढ़ाई कर रहा था तब उसकी नजर उसी किताब पर जाती है जिसे अजय लाइब्रेरी से लेकर आया था। लकी अपनी कॉलेज की किताब को साइड करके लाइब्रेरी वाली किताब को आगे खिसका लेता है। सच में वह एक अलग और अजीब किताब थी। लकी उस किताब को खोलता है तो उसे वही चित्र दिखाई देते हैं जो अजय ने अपनी नोटबुक पर बनाए थे। लकी उन चित्रों को देखकर हैरान रह जाता है। वह आगे पन्ने पलटता है तब उसने ऊपर अध्याय लिखा दिखता है जिसके आगे अजय का नाम लिखा था। लकी उसे पेज पर लिखा पैराग्राफ को पढ़ता है और उसमें वही सब बातें लिखी थी जो कि अजय के साथ घटित हुई थी। ना चाहते हुए भी लकी उस पेज को पूरा पढ़ता है जिसमें अजय की मौत तक की कहानी लिखी थी। लकी अगला पन्ना पलटता है जिसमें लिखा था अध्याय 13 और उसके आगे लकी का नाम लिखा हुआ था। साथ ही लिखा हुआ था, अगला अध्याय प्रारंभ हो चुका है, उम्मीद है यह शीघ्र ही समाप्त भी होगा। कुछ देर के लिए लकी का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह सब क्या लिखा हुआ है, लेकिन लकी इतना समझ चुका था कि अजय और किताब के बीच जरूर कनेक्शन है। लकी जल्दी से उस किताब को बंद करता है और किताब को लेकर सुमित के घर जाता है। रात के 8 बज रहे थे। अपने घर लकी को घबराया हुआ देखकर सुमित पूछता है, लकी तू रात को? लकी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। लकी कहता है, हाँ मुझे तुझसे अकेले में कुछ बात करनी है। सुमित लकी को कमरे में ले जाता है। लकी अपना बैग उतारता है और लाइब्रेरी की उस अजीब सी किताब को सुमित के आगे रखकर कहता है, सुमित यह किताब बहुत अजीब है। सुमित उस किताब को उठाकर देखने लगता है। लकी कहता है, हो ना हो, इस किताब का और अजय की मौत का जरूर कोई कनेक्शन है। तू यकीन नहीं करेगा, इसके अंदर वे सारी घटनाएं लिखी हुई है जो अजय के साथ हुई थी, कि कब वह लाइब्रेरी में गया और सुबह उठा। यहाँ तक कॉलेज में हुई उस दिन की सारी घटनाएं भी इस किताब में लिखी हुई हैं, जबकि यह किताब तो मेरे घर पर थी। मेरे रूम में कोई आता जाता नहीं है, तो इन बातों को किसने लिख दिया? सुमित को लकी की बातें हैरान करने लगती हैं। उसके मन में भी डर बैठ गया था। सुमित कहता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? लकी कहता है, मेरे हिसाब से हमें इस किताब को उसी लाइब्रेरी में रख देना चाहिए। सुमित कहता है, ठीक है, हम कल कॉलेज जाने से पहले इस किताब को उस लाइब्रेरी में रख देंगे। तू फिलहाल इस किताब को मेरे पास ही छोड़ जा, सुबह लाइब्रेरी के सामने ही मिलते हैं। लकी वहां से वापस जाने लगता है। वह पैदल ही अपने घर जा रहा था। लकी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज आने लगी, लेकिन पीछे पलटकर देखा तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसके हाथ में एक लाठी थी और वह उस लाठी के सहारे ही चल रहा था। बूढ़े आदमी की गर्दन नीचे झुकी हुई थी, जिसकी वजह से लकी उसका चेहरा साफ तौर पर देख नहीं पा रहा था। वातावरण में काफी सन्नाटा छाया हुआ था और उस बूढ़े आदमी की लाठी की आवाज से लकी को डर लग रहा था। डर शायद उस किताब की वजह से भी था। लकी ने अपनी चाल धीमी कर दी। वह चाहता था कि बूढ़ा आदमी उससे आगे निकल जाए, लेकिन लकी देखता है कि उसकी चाल धीमी होते ही उस बूढ़े आदमी की चाल भी धीमी हो गई। लकी अभी भी उसकी लाठी की आवाज से फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, इसलिए वह रुका और उस बूढ़े आदमी के आगे निकलने का इंतजार किया। लेकिन वो बूढ़ा आदमी लकी के बराबर आकर खड़ा हो गया और बोला, क्या हुआ बेटा, रुक क्यों गए? क्या अगला अध्याय पूरा नहीं करना? यह सुनते ही लकी आंखें चौड़ी करने लगता है। उसके माथे से पसीना टपकने लगता है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं। वह घबराकर पूछता है, कौन हो आप? वह बूढ़ा आदमी अंधेरे में अपनी गर्दन ऊपर करता है। तभी आसमान से एक बिजली कड़कती है, उस आदमी के चेहरे पर जा गिरती है, जिससे उसका चेहरा दिखाई देता है। उस आदमी का चेहरा बेहद भयावह था। उसकी एक आंख बाहर की ओर निकली हुई थी। ड्रैकुला की तरह 2 दांत भी बाहर निकले हुए थे। वह किसी दानव से कम नहीं लग रहा था। लकी देखता है कि उस बूढ़े आदमी का शरीर धीरे धीरे बलवान और ताकतवर होता जा रहा है, साथ ही उसका कद भी बढ़ रहा है। यह देखते ही लकी ने भागना शुरू किया। लकी कुछ दूर पहुंचा ही था कि वो बूढ़ा आदमी उसके सामने से आने लगा। उसकी लाठी की वो डरावनी आवाज लकी के दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी। लकी उस बूढ़े आदमी से चिल्लाकर पूछता है, कौन हो तुम? मेरे रास्ते से हटो, मुझे घर जाना है। वह बूढ़ा आदमी खांसते हुए हंसने लगता है।
उसकी हंसी से भी लकी को डर लग रहा था। लकी को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वह उस बूढ़े आदमी को धक्का देता है और फिर भागने लगता है। अचानक रास्ते में उसे कुछ कोरे कागज हवा में उड़ते हुए नजर आते हैं। वह एक जगह शांत खड़ा हो जाता है। तभी एक कागज उसके चेहरे पर आकर गिरता है, जिसमें सबसे ऊपर एक हेडिंग थी। उस पर बड़ा बड़ा लिखा था, लकी का दिलचस्प वाकया। अपना नाम पढ़कर एक बार फिर लकी हैरान रह जाता है। वह नीचे लिखे पैराग्राफ को पढ़ता है। लकी की मुलाकात उस दानव से हुई जिसे वह एक सीधा साधा बुजुर्ग आदमी समझ रहा था। लकी को लगता है कि वह उस आदमी से बचकर भाग सकता था, लेकिन वह गलत था। लकी के पैर में काफी चोट आ गई थी, इसलिए वह ठीक से चल नहीं पा रहा था। लकी अपने घर पहुंचने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारा घर के दरवाजे, इसके आगे कुछ नहीं लिखा था। लेकिन लकी इन सब वाक्यों को पढ़कर और भी ज्यादा डरने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि ये उसका भविष्य तो नहीं लिखा। वह गुस्से में कागज को फाड़कर फेंक देता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक और कागज पर पड़ती है। वह इस कागज को उठाता है तो देखता है कि उस पर उसी बूढ़े आदमी का ही चित्र बना हुआ है और चित्र से एक हंसी की आवाज आ रही है। यह देखकर लकी तुरंत उस कागज को फेंक देता है और इधर उधर देखता है। आसपास कोई भी नहीं था। वह अपने घर की तरफ दौड़ता है। धीरे धीरे सब कुछ शांत सा हो रहा था। लकी को लग रहा था अब उसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन न जाने क्यों लकी को ऐसा लग रहा था कि उसके घर की दूरी काफी बढ़ गई है। समय के हिसाब से उसे अब तक अपने घर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वह अपने रास्ते पर ही था। लकी को डर के साथ गुस्सा भी आ रहा था। वह बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था, हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है, मेरा घर क्यों नहीं आ रहा, प्लीज मेरी मदद कर। वह एक जगह खड़े होकर बोल ही रहा था कि तभी उसे अपने पैरों की पिंडलियों पर एक जोरदार झटका महसूस होता है। झटका इतनी जोर से लगा था कि लकी जमीन पर गिर गया था, और जैसे ही लकी पीछे पलट कर देखता है तो उसके सामने वही बुजुर्ग आदमी था जो उस समय उसका पीछा कर रहा था। लकी एक बार फिर उसका भयानक चेहरा देखकर चिल्ला उठता है, लेकिन वह बुजुर्ग आदमी अपने चेहरे को स्थिर किए हुए था। उसके हाथ में जो लाठी थी वह उस लाठी से लकी के पैर पर लगातार वार कर रहा था। लकी इतना घबराया हुआ था कि उस आदमी से खुद को बचा नहीं पा रहा था, लेकिन काफी कोशिश के बाद लकी खड़ा होता है और फिर भागने की कोशिश करता है। लकी के एक पैर में काफी चोट आ गई थी, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता और भागता जाता है। तभी उसे उसके घर का दरवाजा भी दिख जाता है। उसके मन में एक उम्मीद जागती है कि बस वह अपने घर पहुंचने वाला है, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर हाथ रखता है वैसे ही उसका शरीर अकड़ने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर से आत्मा अलग हो रही है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है और देखते ही देखते लकी जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। वहीं दूसरी ओर सुमित अपने घर पर चैन सुकून से सो रहा था। उसे कुछ भी खबर नहीं थी कि उसके दोस्त के साथ क्या हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह उठने में उसे देरी हो जाती है। वह देखता है कि कॉलेज जाने का समय हो गया है, जबकि उसने लकी को सुबह लाइब्रेरी के पास मिलने का वादा किया था। जैसे ही सुमित आंखें खोलकर घड़ी देखता है, हैरान रह जाता है और घबरा कर कहता है, ओह शिट, मुझे तो देर हो गई। बेचारा लकी लाइब्रेरी के पास मेरा इंतजार कर रहा होगा। सुमित को तैयार होते होते इतनी देर हो जाती है कि उसकी क्लास का टाइम हो जाता है। वह सोचता है कि शायद अब तक लकी कॉलेज पहुंच गया होगा, इसलिए सुमित लाइब्रेरी की ओर ना जाकर कॉलेज ही चला जाता है। सुमित जब कॉलेज पहुंचता है तो उसे वहां लकी नहीं मिलता। सुमित काफी हैरानी करता है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद लकी अब तक कॉलेज आ गया होगा। अब कॉलेज में पहुंचकर सुमित सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं लकी उसका लाइब्रेरी के पास ही इंतजार कर रहा हो, लेकिन उस समय सुमित क्लास नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वह फैसला करता है कि वह एक पूरी क्लास लेने के बाद में चुपचाप कॉलेज से बाहर चला जाएगा। 1 घंटे बाद जब क्लास फिनिश होती है तो सुमित चुपचाप कॉलेज से बाहर जा रहा था। तभी उसे निशा देख लेती है। निशा भी चुपके से उसके पीछे जाती है। जब सुमित थोड़ी दूर पहुंच जाता है तब निशा सुमित को आवाज लगाती है और कहती है, सुमित। सुमित पलट कर देखता है तो निशा को देखकर चौंक सा जाता है। निशा पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुमित हकलाते हुए कहता है, वो मैं। निशा पूछती है, क्या मैं कॉलेज छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तुम लोग तो क्लासेस बंक करने में विश्वास नहीं रखते, और वो भी आज अकेले। तुम्हारा दोस्त लकी कहाँ गया? सुमित थोड़ा सीधा साधा लड़का था, इसलिए वह हार कर निशा से कहता है, निशा क्या कहूं, कल रात लकी मेरे घर आया था और उसने मुझे वह किताब दी जो अजय लाइब्रेरी से लेकर आया था। लकी का कहना है कि अजय की मौत के पीछे ये किताब ही है। शायद ये किताब एक भूतिया शैतानी किताब है, क्योंकि इसमें वही सारी बातें लिखी हुई थी जो अजय के साथ हुई थी। इसीलिए हम लोगों ने इस किताब को दोबारा लाइब्रेरी में रखने का फैसला किया। हम दोनों का वादा था कि हम सुबह लाइब्रेरी के पास ही मिलेंगे। इत्तेफाक से मुझे उठने में देर हो गई और मैं सीधे कॉलेज आ गया। मुझे लगा शायद लकी भी वेट करके वापस कॉलेज ही चला गया होगा, लेकिन वह कॉलेज भी नहीं आया। शायद वह लाइब्रेरी के पास मेरा इंतजार कर रहा होगा, इसीलिए मैं वहीं जा रहा था। निशा कहती है, सीरियसली, इतना सिंसियर है? सुमित कहता है, अब यार वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हाँ, अजय की मौत का इस किताब से जरूर कोई संबंध है।
निशा कहती है, क्या वो किताब मैं देख सकती हूं? सुमित चुपचाप अपने बैग से वो किताब निकाल कर दे देता है। निशा जब उस किताब को देखती है तो सच में वह एक अजीब और एक शैतानी किताब लग रही थी। वह आम किताबों से काफी ज्यादा अलग थी और उसके अंदर से एक नेगेटिव वाइब आ रही थी। निशा उस किताब को खोलकर देखने लगती है तो सच में उसमें एक अध्याय अजय के नाम का था और अगला अध्याय लकी के नाम का था। उसमें काफी अजीबोगरीब बातें लिखी हुई थी, जैसे कि अजय की मौत और फिर लकी के साथ हुए हादसे के बारे में लिखा हुआ था। पढ़ते पढ़ते निशा की आंखें चौड़ी होने लगती हैं। उसे यकीन नहीं आता कि क्या यह सब कुछ हकीकत में बदल सकता है, लेकिन वह हैरानी के साथ सुमित से कहती है, सुमित, यह सब क्या लिखा है और यह सब कुछ प्रिंट कैसे हुआ है? सुमित, जिसने अभी तक वह किताब खोलकर नहीं देखी थी, वह निशा के हाथ से किताब लेता है, लेकिन तभी निशा किताब बंद कर देती है और पूछती है, क्या तुमने ये किताब पढ़ी? सुमित कहता है, नहीं, अभी तक तो नहीं, मैंने तो खोलकर भी नहीं देखी, लेकिन क्या हुआ? निशा कहती है, चलो पहले लकी को ढूंढते हैं। सुमित कहता है, उसके घर चलें या फिर लाइब्रेरी की तरफ, क्योंकि मैंने उससे सुबह लाइब्रेरी आने का वादा किया था। निशा कहती है, चलो पहले लाइब्रेरी की तरफ ही चलते हैं। वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि लकी तुम्हारा इतनी देर तक वेट करेगा। फिलहाल वे दोनों लाइब्रेरी की ओर जाते हैं। वहां उन्हें आसपास कहीं भी लकी दिखाई नहीं देता। निशा कहती है, हो सकता है लकी बाहर आया ही ना हो, उसकी तबीयत खराब हो गई हो। चलो घर चलकर पता करते हैं। सुमित निशा को लेकर लकी के घर पहुंचता है तो वहां देखता है कि कोहराम मचा हुआ है, घर में मातम छाया हुआ है, लोगों की भीड़ इकट्ठा है। सुमित और निशा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उनके दिल में डर बैठ चुका था। वे लोग भीड़ को चीरते हुए जब अंदर जाते हैं तो सामने लकी की लाश को पाते हैं। कफन में लिपटे उस लाश को देखते ही सुमित और निशा सिहर जाते हैं और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। सुमित को तो यकीन ही नहीं होता, इसलिए वह पास जाकर देखता है तो सच में यह लाश उसके दोस्त लकी की ही थी। सुमित की आंखों से एकदम आंसू बहने लगते हैं। निशा उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देती है। वे लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं और एक रिश्तेदार से पूछते हैं कि आखिर लकी को क्या हुआ था। तब वह रिश्तेदार बताता है कि यह तो किसी को नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन सुबह जब लकी की मां दरवाजे के बाहर पानी डालने के लिए आई तब उन्हें लकी जमीन पर गिरा हुआ मिला। उसका पूरा शरीर अकड़ चुका था, खाल काफी कठोर हो गई थी, आंखें की कठपुतली ऊपर की ओर थी और खुली हुई थी। अपने बेटे की हालत देखकर वह तुरंत अंदर भागी और घर वालों को बुलाया। लकी को तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन वहां इसे मृत घोषित कर दिया। निशा ने पूछा, लेकिन लकी को हुआ क्या था? मेरा मतलब उसकी मौत हुई कैसे? वह औरत कहती है, यह तो कोई नहीं जानता। लोगों ने कहा भी कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दो या फिर इसका पोस्टमार्टम करवा दो, लेकिन पोस्टमार्टम करके व्यक्ति के शरीर का बुरा हाल हो जाता है, चीर फाड़ करके शरीर की मिट्टी खराब हो जाती है। इसीलिए घर वालों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया, बस कुछ ही देर में शमशान लेकर जा रहे हैं। सुमित और निशा बाहर चले जाते हैं। सुमित रोते हुए कहता है, पता नहीं किताब का कैसा श्राप है जो मेरे 2 दोस्त मारे गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं अगली बारी मेरी ना हो। निशा हैरानी से अपनी पलकें उठाकर सुमित को देखती है। वह कहती है, ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा मत कहो, दिन की एक बात सच हो जाती है। वैसे क्या तुम सच कह रहे हो? तुमने इस किताब को नहीं पढ़ा? सुमित कहता है, हाँ, मैंने ये किताब चुपचाप रख दी थी। निशा कहती है, मेरे मन में एक बात आ रही है, मुझे लगता है तुमसे कहना चाहिए। सुमित कहता है, हाँ बताओ। निशा कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं जो इस किताब को पढ़ता है उसके साथ ही कुछ बुरी घटना होती है? सुमित हैरानी से कहता है, क्या सच में? निशा कहती है, यह तो मैं नहीं कह सकती कि सच में ऐसा ही है, लेकिन तुम्हारी बातों को देखकर तो यही लगता है। और रही बात लकी और अजय की, तो अजय की मौत के बारे में इस किताब में लिखा है और लकी की मौत के बारे में भी किताब में लिखा है। यहाँ आने से पहले ही मैंने लकी के बारे में इस किताब में पढ़ा। यह सुनकर सुमित चौंक जाता है। निशा कहती है, हाँ, मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से उसमें घटनाएं लिखी हुई थी उन्हें पढ़कर ऐसा ही लग रहा था कि जो इस किताब को खोलता है शायद अगला अध्याय उसका ही होता है। सुमित कहता है, तो फिर इस तरह तो किताब तुमने खोली, तो क्या अगला अध्याय तुम्हारा होगा? निशा शांत रहती है। उसका चेहरा लाल होने लगा था, वह घबरा रही थी। निशा कुछ कहती नहीं है, बल्कि चुपचाप वह किताब खोलती है और पन्ने पलटती है। वह जैसे ही लकी के आखिरी पन्ने से आगे पलटती है तो उसमें लिखा था, अध्याय 14 निशा। अपना नाम पढ़कर निशा हैरान रह जाती है। उसके हाथ से किताब नीचे छूट जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती है। वह बुरी तरह घबराने लगी थी। सुमित निशा को संभालता है। वह कहता है, निशा, निशा, आर यू ओके? क्या हुआ? तुम घबरा क्यों गई? क्या पढ़ा तुमने इस किताब में? निशा कुछ बोल नहीं पाती, इसीलिए सुमित जल्दी से वह किताब उठाकर खोलता ही है कि तभी निशा एक बार फिर सुमित के हाथों से वह किताब छीन लेती है और उसे बंद कर देती है। निशा घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं सुमित, तुम इस किताब को मत खोलो और नहीं पढ़ो, वरना अगला अध्याय तुम्हारा होगा। सुमित, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुमित कहता है, लेकिन हुआ क्या? क्या पढ़ा तुमने इसके अंदर? निशा कहती है, अगला अध्याय मेरे नाम का था
यह सुनकर सुमित हैरान रह जाता है। सुमित कहता है, और क्या लिखा था इसमें, क्या तुमने आगे पढ़ा? निशा नमे सिर हिला देती है। वे लोग लकी के घर के बाहर ही खड़े थे, तभी उनके कॉलेज के 2 प्रोफेसर जो कि लकी के पिताजी के अच्छे दोस्त थे वहां आ जाते हैं। उन दोनों प्रोफेसर की नजर सुमित और निशा पर भी पड़ती है। उन दोनों प्रोफेसर भाटिया और मल्होत्रा को लकी की मौत की खबर मिली थी, इसलिए वे उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए थे। लेकिन जैसे ही वह सुमित और निशा को घबराया हुआ देखते हैं तो उनमें से एक प्रोफेसर भाटिया वहीं रुक जाते हैं, जबकि मल्होत्रा अंदर चले जाते हैं। प्रोफेसर भाटिया निशा और सुमित से कहते हैं, तुम दोनों भी अपने ही कॉलेज के हो ना? सुमित हाँ में सिर हिला देता है। भाटिया आगे कुछ पूछने की जरूरत महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे पता था यह जरूर लकी के दोस्त होंगे। वह भी अंदर जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर निशा के हाथों में पकड़ी किताब पर जाती है। भाटिया की उम्र काफी अधिक थी, इसलिए उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता था। भाटिया को निशा के हाथ में वह अजीब सी किताब दिखती तो है, मगर साफ तौर पर नहीं। लेकिन वह इतना समझ जाते हैं कि ये एक अलग किताब है। उस किताब को देखकर और भी ज्यादा गौर करते हैं और जेब में रखे चश्मे को आंखों पर लगाते हैं। वह जब गौर से उस किताब को देखते हैं तो अपनी आंखें चौड़ी करते हैं और हैरानी से निशा की ओर देखते हैं। वह कहते हैं, यह क्या है तुम्हारे हाथ में? निशा घबराते हुए कहती है, सर यह एक अजीब किताब है। प्रोफेसर भाटिया कहते हैं, अजीब किताब मतलब? सुमित और निशा वैसे ही बहुत डरे हुए थे और अब इस किताब और लाइब्रेरी बात वाली बात को ज्यादा देर तक किसी से नहीं छुपा सकते थे। इसलिए सुमित और निशा प्रोफेसर भाटिया को अब तक की सारी घटनाओं का जिक्र कर देते हैं। प्रोफेसर भाटिया भी सुमित और निशा की बातों को सुनकर हैरान थे। सबसे पहले वह सुमित को काफी डांटते हैं कि तुम्हारे इस छोटी सी शर्त के चक्कर में तुमने बहुत ही गलत काम कर दिया है। क्या तुम्हें नहीं पता, उस लाइब्रेरी की तरफ भी कोई नहीं भटकता, उसकी तरफ जाना तो बहुत दूर की बात, और वो भी रात में। दिन में तो इक्का दुक्का वाहन ही उधर से गुजरा जाते हैं, लेकिन रात में वहां जाने का क्या मतलब है? पूरा शहर उस लाइब्रेरी के बारे में जानता है। आज तक किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि उस लाइब्रेरी को साफ करके या तो उसे दोबारा खड़ा कर दे या उसे बंद कर दे, और तुम हिम्मत करके यह सब कारनामे करके आ गए। सुमित हाथ जोड़कर अपने प्रोफेसर के आगे खड़ा था। वह रोते हुए कहता है, सर आई एम सॉरी, हमें नहीं पता था, हमारी यह नादानी हमारी जान ले लेगी, लेकिन प्लीज सर, प्लीज कुछ कीजिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर यह बात हमने अपने घर पर बताई तो और भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। भाटिया हाथ से इशारा करके उसे शांत करते हैं और कहते हैं, चलो फिलहाल लकी का अंतिम संस्कार करना है, उसके बाद ही कोई बात होगी। वे सभी लोग मिलकर लकी का अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन वे लोग अपने अपने घर जाने के बजाय लकी के घर वापस आते हैं। वहां कुछ अन्य रिश्तेदार मौजूद थे। भाटिया लकी की मां को अलग लेकर जाते हैं और पूछते हैं कि लकी रात कहां गया था। तब लकी की मां बताती है, लकी तो अक्सर रात को बाहर जाया करता था और रात में वही गेट बंद करता था। हमने ध्यान नहीं किया कि लकी बाहर कहां गया है और कब गया है। हम उससे पूछना भी जरूरी नहीं समझते थे, क्योंकि वह अक्सर अपने दोस्तों के पास ही जाता था। रात को भी हम बेफिक्र होकर सो गए थे, और जब मैं सुबह उठी तब मैंने अंदर से ही कुंडी लगी हुई देखी। मैं समझ गई कि लकी अंदर ही होगा, क्योंकि तब भी कुंडी लगी हुई है, क्योंकि जब वह रात में जाता था तो लेट ही आता था। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, कहते कहते लकी की मां रोने लगती हैं। भाटिया कहते हैं, आई एम सॉरी, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता था, लेकिन लकी के साथ कुछ तो पैरानॉर्मल हुआ है। ये सुनते ही लकी की मां एकदम शांत हो जाती है। वह हैरान होकर आंखों से भाटिया को घूरती है। इसके बाद भाटिया लकी और उसके दोस्तों की सारी कहानी उसकी मां को बताता है, जिसे सुनकर उसकी मां का और भी बुरा हाल होने लगता है। जैसे तैसे करके वे लोग उन्हें संभालते हैं। लकी के पिताजी भाटिया से पूछते हैं, लेकिन यह शैतानी किताब अब इस जगह पर क्या कर रही है, और आखिर इस किताब को किसने लिखा? प्रोफेसर भाटिया कहते हैं, मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन मैं शायद उस समय 12 से 13 साल का रहा होऊंगा। मेरे घर पर एक खबर चली थी कि आचार्य रामलिंगन नाम का एक व्यक्ति तंत्र से रिलेटेड बहुत सारी किताबें लिख रहा है। उस जमाने में उसकी किताबें काफी चली भी थी, लेकिन सुनने में यह भी आया था कि उसकी जितने भी किताबें हैं, उन किताबों में एक अलग रहस्य हुआ करता था। वो किताबें जिसके पास जाती थीं, उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होता था। इन सब के चलते आचार्य रामलिंगन, जो कि तंत्र से रिलेटेड सभी तरह के टॉपिक को कवर करता था, उसका नाम अब दबने लगा था। कुछ लोग तो उसका बहिष्कार भी करने लगे थे, खास तौर पर धार्मिक लोग, क्योंकि तंत्र की दुनिया में कई सारी काली शक्तियों के बारे में लिखा होता है जो धर्म का विरोध भी करती हैं। मुझे यह तो नहीं पता कि यह किताब इस आचार्य रामलिंगन की है या फिर किसी और की, लेकिन हिंदी में लिखी है तो शायद उसकी हो, और निशा बता रही है इसके अंदर शैतानी चित्र बने हुए हैं, और अधिकतर रामलिंगन ही हिंदी में किताबें छाप रहा था। लकी के पिताजी कहते हैं, तो क्या आपको पक्के तौर पर नहीं पता यह किताब वही है या कोई और? प्रोफेसर भाटिया निशा की ओर देखते हैं। वह इशारे में निशा से कहना चाह रहे थे कि वही इस किताब को खोले, क्योंकि किसी और की जान खतरे में डालना अब सही नहीं था।
निशा भी प्रोफेसर के इशारे को समझ जाती है और किताब खोलती है। प्रोफेसर भाटिया कहते हैं, निशा, इस किताब में लेखक का नाम देखने की कोशिश करो, क्या कहीं आचार्य रामानंद लिखा है? निशा उस किताब को अच्छी तरह देखती है, लेकिन उस पर किसी लेखक का नाम नहीं लिखा था। ऐसे में यह पता करना काफी मुश्किल था कि यह किसने लिखी है और क्यों लिखी है। प्रोफेसर भाटिया कहते हैं कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, इससे पहले आगे का सिलसिला और बढ़े, हमें इस किताब को यहीं रोकना होगा। इतना कहकर वह सुमित और निशा से कहते हैं, चलो हम इसे वापस लाइब्रेरी में रख देते हैं। वे तीनों रात के लगभग 10 बजे करीब उस सुनसान सड़क की तरफ जाते हैं जहां वह भूतिया लाइब्रेरी बनी हुई थी। उसका दरवाजा आज भी वैसे का वैसा था, आधा टूटा और जर्जर हुआ। किताब प्रोफेसर भाटिया के हाथों में थी। वह अंदर जाने का रिस्क नहीं लेते, बल्कि उस टूटे हुए दरवाजे से ही किताब को अंदर फेंक देते हैं। किताब को अंदर फेंकते ही सुमित और निशा भी थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। प्रोफेसर भाटिया कहते हैं, देखो बच्चों, अब तुम दोनों अपने घर चले जाओ। उम्मीद करता हूं कि अब कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन हाँ निशा, तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि तुमने इस किताब को खोलकर देखा था। वे लोग जाने लगते हैं, लेकिन सुमित निशा को रोक कर कहता है, निशा, अगर तुम गलत ना समझो तो हमें एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लेना चाहिए। वैसे तो हमने अब इस किताब को वापस लाइब्रेरी में रख दिया है, लेकिन कभी तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत पड़े या परेशानी लगे तो तुम मुझे फोन कर सकती हो। निशा सोचती है कि सुमित की बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके माँ बाप उस दिन घर पर नहीं थे, वह घर पर अकेली थी। इसीलिए वह सुमित को अपना नंबर दे देती है और सुमित का नंबर ले लेती है। वे लोग निशा को उसके घर छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। निशा घर जाकर नहाई धोई ही थी और अपने बिस्तर पर आकर लेटी ही थी, लेकिन जैसे ही निशा करवट बदलकर आंखें बंद करने वाली थी, तभी उसे एक काली परछाई काले धुएं के जैसी दिखाई देती है। निशा चिल्लाकर उठ जाती है, लेकिन अगले ही पल वह काली परछाई उसकी नजरों से ओझल हो जाती है और कमरे में एक अजीब सी गंध फैल जाती है। निशा का दिल जोरों से धड़कने लगा था। निशा आगे कुछ सोचती उससे पहले ही उसे ड्राइंग रूम से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वह मन ही मन सोचती है कि घर पर तो मैं अकेले हूं, क्या कोई बाहर है? निशा हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर जाती है। बाहर जाते ही ड्राइंग रूम था, लेकिन घर का दरवाजा अंदर से बंद था। निशा मन ही मन सोचती है, शायद मेरा वहम था। वह बस अपने कमरे की तरफ पलट ही रही थी कि तभी मेज पर रखी किताब पर उसकी नजर जाती है और उसका दिल दहल जाता है, क्योंकि यह वही किताब थी जो प्रोफेसर भाटिया ने लाइब्रेरी में फेंक दी थी। उस किताब को देखकर निशा को यकीन नहीं होता। वह कंपकपाते कदमों से उस किताब की ओर बढ़ती है और पाती है कि सच में यह वही किताब है। निशा हैरानी से अपने सिर पर हाथ रखते हुए सोफे पर बैठ जाती है और कहती है, ओ माय गॉड, ये किताब यहाँ कैसे आई? वह देखती है कि इस किताब से एक भाप उठ रही है। निशा को समझ नहीं आता, क्योंकि ना तो यह किताब सुलग रही है, न इसमें कुछ ऐसा लग रहा है जिससे कि भाप उठ रही हो। निशा उत्सुकतावश वह किताब खोलती है। वह उस पेज पर जाती है जहां उसने अपना नाम पढ़ा था, और इस बार उस पेज पर अच्छा खासा बड़ा एक पैराग्राफ लिखा था। निशा न चाहते हुए भी उस पैराग्राफ को पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा था, जब एक काली परछाई ने उसके घर में प्रवेश किया और जिसे वह लड़की केवल एक धुआं मात्र समझ रही थी। वह कोई धुआं नहीं था, वह प्रेत था, एक ऐसा प्रेत जो उसे ले जाने आया था। रात के अंधेरे में जब प्रेत ने उस लड़की को देखा तो वह उसका दीवाना हो गया, और किसी लड़की को उसके दीवाने से अलग करना यह सही बात नहीं। वह प्रेत उस लड़की के शरीर में समा गया और हमेशा हमेशा के लिए उसका हो गया। यह पढ़ते ही किताब का अगला पेज अपने आप पलट जाता है, जिसमें निशा का चित्र बना हुआ था। चित्र में उसका चेहरा था, चेहरे से आंसू बह रहे थे और डरा हुआ था। उसके चेहरे को चारों तरफ से बहुत सारे हाथ घेरे हुए थे। वो चित्र देखकर निशा एकदम अपने हाथों से वह किताब टेबल पर फेंक देती है और लड़खड़ाते कदमों से जल्दी से अपने कमरे में जाती है। वह दरवाजा अच्छी तरह लॉक करती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह जल्दी से अपना फोन उठाती है और अपने पापा को फोन करती है, लेकिन उसके पापा फोन नहीं उठाते, क्योंकि रात काफी हो रही थी। शायद वह सो गए थे। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। फिर अचानक उसे सुमित का ध्यान आता है। सुमित ने उसे अपना नंबर दिया था। वह कंपकपाते हाथों से सुमित को फोन करती है। सुमित जो अभी भी अपने कमरे में जाग रहा था और सोच रहा था कि आगे कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली। अचानक उसका फोन बज उठता है। सुमित भी घबराकर फोन उठा लेता है। वह कहता है, हेलो। सुमित ने बस इतना ही कहा था। सामने से रोती कंपकपाती आवाज आती है। निशा कहती है, सुमित, मुझे बहुत डर लग रहा है। वह किताब वापस आ चुकी है और वो मेरे घर में है। यह सुनकर सुमित चौंक जाता है। वह कहता है, क्या? लेकिन वो किताब अपने आप कैसे आ सकती है? उसे तो प्रोफेसर भाटिया ने लाइब्रेरी में फेंक दिया था। निशा घबराकर कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अकेली हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। और उसमें कुछ अजीबो गरीब प्रेत से रिलेटेड बातें लिखी हुई थी, और वह सारी बातें मेरे लिए थी कि कोई प्रेत है जो मेरा दीवाना हो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है सुमित, प्लीज मेरी मदद करो। सुमित कहता है, ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं अभी पहुंचता हूं। सुमित उसी समय अपने पापा की बाइक उठाता है और निशा के घर के लिए निकल जाता है।
वहीं दूसरी ओर निशा चुपचाप अपने आप को चादर में छिपाए बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, निशा। ये एक भारी आवाज थी जिसे सुनकर निशा सहम गई। धीरे धीरे वो आवाज तेज होती गई। निशा का डर बढ़ने लगा। वो उस आवाज को सुनना नहीं चाहती थी। निशा ने चादर के अंदर ही अपने दोनों कान बंद कर लिए। डर के मारे निशा की आंखें भी बंद थीं। फिर धीरे धीरे उसकी चादर नीचे खिसकने लगी। निशा ने चौंक कर आंखें खोली तो पूरे कमरे में काला धुआं था। धीरे धीरे वह धुआं निशा के ऊपर की ओर आकर एक जगह इकट्ठा होने लगा और फिर उसने एक प्रेत की आकृति ले ली। निशा अपने हाथ पैर छटपटा रही थी। वह खुद पर कंट्रोल खो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके हाथ पैर कहां गिर रहे हैं। देखते ही देखते वह प्रेत निशा के शरीर में प्रवेश करता है कि तभी निशा नीचे लुढ़क जाती है और वह प्रेत बिस्तर पर ही गिर जाता है। निशा खुद को संभालती है और जल्दी से कमरे से बाहर जाती है। वह गिरती पड़ती इधर उधर भाग रही थी। वह अपने घर से बाहर भागना चाहती थी, लेकिन घर का मेन दरवाजा लॉक हो चुका था और उससे खुल नहीं रहा था। निशा चिल्लाने लगी थी, खोलो, दरवाजा खोलो, कोई मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। लेकिन उसकी आवाज बाहर जा ही नहीं रही थी। एक बार फिर उसके कानों में आवाज आई, निशा, अब तुम्हारा अध्याय पूरा होने वाला है, तुम बीच में छोड़कर मत जाओ। निशा ने पीछे पलट कर देखा तो उसके कमरे के दरवाजे पर वह प्रेत, जो अब तक काले धुएं के समान था, एक भयानक आकृति ले लेता है। उसके 2 सींग थे, दांत बाहर निकले हुए थे और आंखें उबली हुई सी थीं। उसका भयानक चेहरा देखकर निशा की आंखें फटी रह जाती हैं। वह अपनी जगह पर ही छटपटाने लगती है, कूदने लगती है, लेकिन धीरे धीरे वह प्रेत निशा की तरफ बढ़ता जाता है और निशा के शरीर में प्रवेश कर जाता है। निशा तड़पती हुई, बिलखती हुई जमीन पर गिर जाती है और कुछ ही देर में उसकी सांसें बंद हो जाती है। निशा की सांसें रुकी ही थी कि तभी वहां सुमित आ गया था। सुमित निशा के घर के बाहरी गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा अंदर की तरफ से बंद था और बाहर से ऐसा कुछ भी नहीं था कि दरवाजा खोला जा सके। चारों तरफ अच्छी खासी ऊंची दीवारों की बाउंड्री थी। सुमित ने निशा को फोन किया था कि वह दरवाजा खोल सके, लेकिन वह तो मर चुकी थी। भला दरवाजा कैसे खोलती? निशा का फोन बजता रह जाता है। सुमित बार बार ट्राई करता है। वह निशा को आवाज लगाने लगता है, लेकिन निशा कोई जवाब नहीं दे पाती। सुमित की आवाज पड़ोस में रहने वाले एक घर में चली जाती है। जब वे लोग अपने घर से झांक कर देखते हैं तो निशा के घर के बाहर सुमित को खड़ा पाते हैं। उन्हें लगता है पता नहीं इतनी रात को यह लड़का कौन है और यहाँ क्या करने आया है। उस घर के पति पत्नी बाहर निकल कर आते हैं और सुमित से पूछते हैं, कौन हो तुम और हमारी कॉलोनी में क्या कर रहे हो? सुमित घबराते हुए कहता है, मैं निशा के कॉलेज का फ्रेंड हूँ, वह परेशानी में है, उसने मुझे अपने घर बुलाया था। पड़ोस में रहने वाली वह औरत कहती है, क्या इतनी रात को तुम्हें अपने घर बुलाया था? लेकिन उसके मम्मी पापा घर पर नहीं है, उसने तुम्हें रात को घर पर क्यों बुलाया? सुमित कहता है, आंटी ये सब अब बाद में पूछना, पहले आप घर के अंदर चलो, वह मुसीबत में है। यह सुनते ही दोनों पति पत्नी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। पड़ोस का आदमी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। फिर वह अपने घर जाकर बालकनी से निशा की बालकनी में पहुंच जाते हैं और जैसे ही बालकनी के जरिए घर में जाते हैं तो निशा को आवाज लगाते हैं। आवाज लगाते लगाते जब वह नीचे पहुंचते हैं तो दरवाजे पर उन्हें निशा का शव दिखाई देता है। वह उसे देखकर चौंक जाते हैं। वह निशा को उठाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन निशा नहीं उठती। वह अंकल जल्दी से दरवाजा खोलते हैं और सुमित व अपनी पत्नी को अंदर बुलाते हैं। सभी लोग निशा के शव को देखकर हैरान थे। वह औरत कहती है, ये निशा को क्या हो गया? सुमित घबरा कर कहता है, मैंने आने में देर कर दी, हे भगवान यह क्या हो गया? पड़ोस वाले अंकल जल्दी से निशा के माँ बाप को फोन करते हैं, लेकिन वे लोग फोन नहीं उठा रहे थे। कई कॉल करने के बाद जब निशा के पिताजी फोन उठाते हैं तब उन्हें निशा के मरने की जानकारी दी जाती है। वे लोग तुरंत वापस अपने घर के लिए निकल जाते हैं। पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। इसी बीच सुमित की नजर उस किताब पर जा चुकी थी। वह चुपके से किताब उठा लेता है। पुलिस घर में मौजूद सभी सबूतों को जुटाने में लगी हुई थी, लेकिन उनके हाथ कुछ भी संदिग्ध सबूत नहीं लग रहा था। पुलिस सुमित से भी पूछताछ कर रही थी और सुमित ने पुलिस को निशा की हालत के बारे में बता दिया, लेकिन किताब का कोई जिक्र नहीं किया था। बस उसने इतना बताया था कि निशा का फोन आया था, वह परेशान थी, उसके साथ क्या हुआ वह कुछ नहीं जानता। खैर, पुलिस अपना काम कर रही थी। सुबह भी हो चुकी थी। सुमित यह खबर प्रोफेसर भाटिया को देता है, जिसे सुनकर उन्हें भी अफसोस होता है। वहीं दूसरी ओर निशा का पोस्टमार्टम कराया जाता है तो दिल के दौरे से उसकी मौत का खुलासा होता है। प्रोफेसर भाटिया सुमित से कहते हैं, अब किताब कहाँ है? सुमित कहता है, वह किताब मेरे पास ही है। प्रोफेसर भाटिया कहते हैं, तुमने वह किताब खोली तो नहीं ना? सुमित ना में गर्दन हिला देता है। प्रोफेसर भाटिया कहते हैं, गुड, इससे पहले कि किताब कोई दूसरा व्यक्ति खोले और अपना अध्याय शुरू करें, हमें इसे वापस लाइब्रेरी में रखना होगा। हो सकता है अब यह किताब दोबारा किसी के पास न जाए। शायद निशा के पास यह किताब वापस इसलिए आ गई थी क्योंकि उसने अपना अध्याय शुरू कर दिया था।
सुमित और प्रोफेसर भाटिया लाइब्रेरी के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इस बार प्रोफेसर भाटिया बाहर से उस किताब को नहीं फेंकते बल्कि लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं। उनके साथ सुमित भी था। लाइब्रेरी में पूरी तरह से अंधेरा था। रोशनदान से थोड़ी थोड़ी रोशनी अंदर आ रही थी। वे टॉर्च से इधर उधर देख रहे थे। सब कुछ बहुत ही पुराना और धूल से जमा था। लाइब्रेरी ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, लेकिन हाँ, उसमें आज भी काफी पुरानी किताबें रखी थीं। प्रोफेसर भाटिया एक पल के लिए इतिहास में चले जाते हैं और उस वक्त को महसूस करने लगते हैं जब कभी यहाँ पर लोग आकर बैठते थे। वह लाइब्रेरी की हर शेल्फ को देखते हैं, किताबों को छूकर देखते हैं। तभी उनकी नज़र अखबार की कुछ रद्दी पर जाती है जिनमें उन्हें इसी किताब का चित्र भी नजर आता है। वह अखबार प्रोफेसर भाटिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। प्रोफेसर भाटिया जल्दी से अखबार उठाकर मेज पर रखते हैं। वह सुमित से कहते हैं, सुमित, ये देखो, इस अखबार में इस किताब के बारे में है। वे लोग उस किताब की हेडिंग को पढ़ने लगते हैं जिनमें आचार्य रामलिंगन और उसकी इस किताब के बारे में लिखा हुआ था। उन अखबारों को पढ़ने के बाद सुमित और प्रोफेसर भाटिया को पता चलता है कि 60 के दशक में इस किताब को लिखा गया था और इसमें जो चित्र बनाए थे वह आचार्य रामलिंगन ने ही बनाए थे और इस किताब को आधे से ज्यादा खाली छोड़ दिया गया था। यह कोई मामूली किताब नहीं थी, बल्कि तंत्र की एक ऐसी किताब थी जो कि बलि ले रही थी। आचार्य रामलिंग ने इस किताब के जरिए जादू की एक नई शाखा को जन्म दिया था। इसके अंदर उन्होंने कई राक्षसों का घर बनाया था। वह इस किताब को दुनिया की सबसे अनोखी और शक्तिशाली किताब बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने लोगों की बलियों को इस किताब का अध्याय बनाया। साथ ही उसमें कुछ खबर ऐसी थी जिनमें पता चल रहा था कि जिस किसी के पास यह किताब जा रही थी उसकी अकाल मृत्यु हो रही थी। कम से कम अब तक 11 मृत्यु हो चुकी थी। इसीलिए सरकार ने फैसला किया कि इस किताब को लाइब्रेरी में रख दिया जाएगा। आचार्य रामलिंगन ने इस बात का विरोध किया, लेकिन लोग आचार्य रामलिंग के खिलाफ ही सड़क पर उतर आए। इसके बाद आचार्य रामलिंगन शहर छोड़कर चले गए थे। अखबार की एक हेडिंग में यह भी लिखा था कि इस किताब को नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन यह नष्ट नहीं हो सकी। इसीलिए लाइब्रेरियन ने इसे लाइब्रेरी में कहीं छुपा कर रख दिया था। इन सब बातों के अलावा प्रोफेसर भाटिया को वहां और कुछ पता नहीं चल पाता। सुमित कहता है, सर, यह किताब तो बहुत ही अजीब है। क्या आपको लगता है अब मौतों का सिलसिला खत्म हो जाएगा? प्रोफेसर भाटिया कहते हैं, अगर हम इस किताब को ना खोलें तो शायद अब यह सिलसिला खत्म हो जाएगा, क्योंकि अखबार के अनुसार अब तक 11 मौतें हो चुकी थी और फिर उसके बाद कोई मौत नहीं हुई। इस बात से अंदाजा लगाया जाए तो काफी समय बाद अब 3 मौतें हुई हैं। अजय, लकी और निशा। शायद किताब को यहाँ पर छोड़कर चले जाना ही बेहतर है। वे लोग लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं। सुमित को अपने दोस्तों को खोने का काफी गम था, लेकिन उस किताब को लाइब्रेरी में रखने के बाद अब सब कुछ शांत हो चुका था, क्योंकि वह किताब दोबारा नहीं खोली गई थी। लगभग 6 महीने बाद अखबार में खबर आती है कि पुरानी वीरान भूतिया लाइब्रेरी को तोड़ दिया है और उसमें मौजूद सभी किताबों को कम दामों में बेचा जा रहा है। अगर किसी को खरीदनी है तो वह संडे में लगने वाले बाजार से खरीद सकता है। यह खबर पढ़कर सुमित और प्रोफेसर भाटिया के कान खड़े हो जाते हैं। वे दोनों वापस लाइब्रेरी को देखने जाते हैं तो पता चलता है कि अब तो वह लाइब्रेरी पूरी तरह से टूट चुकी है। वहां न किताबें हैं न फर्नीचर। प्रोफेसर भाटिया और अजय संडे में लगने वाले मार्केट में भी जाते हैं, जहां पुरानी लाइब्रेरी की किताबें बिकनी थी, लेकिन उन्हें कहीं भी वह शैतानी किताब दिखाई नहीं देती। प्रोफेसर भाटी और सुमित निराश हो चुके थे। वे सोचते हैं कि शायद उस किताब को अब कोई और ले गया है। ऐसे मार्केट में उस व्यक्ति को ढूंढना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन दोनों के अंदर बेचैनी पैदा हो चुकी थी। फिलहाल सुमित और प्रोफेसर भाटिया उस किताब से दूर जा चुके थे, इसलिए उन्हें कोई खतरा नहीं था। अब वो किताब कहाँ है, किसके पास है और उसके जरिए कितनों की मौत हो चुकी है, कोई नहीं जानता। दरअसल वह एक शैतानी किताब के साथ एक अधूरी किताब भी है, और जब तक वो अपनी बलियों को पूरा नहीं कर लेती, जब तक वह किताब पूरी तरह से भर नहीं जाती, तब तक लोगों की मौत इसी तरह होती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।